सेल्फ ड्राइविंग कार में कार कैसे डिसाइड करेगी कि मैंने कहाँ जाना है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम टू थिंक अबाउट, ठीक है ना, कि ये कैसे, ये सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं जो कि इन दी एंड जाके ग्राफ्स एल्गोरिथम्स में मैप हो जाते हैं, ठीक है। और वो आई मीन इट लुक लाइक ए वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बट इट इन द एंड इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। और इफ यू रिमेंबर, ग्राफ्स इज नथिंग बट जस्ट ए 2-dimensional मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें अगर यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ, अगर आई वर्टेक्स से मैं जे पे जा सकता हूँ, तो उसके लिए हम 1 लगा देते हैं, राइट। अगर नहीं भी पता तो ऐसी परेशानी की बात नहीं, हम उसको बड़ी डिटेल में करेंगे, ठीक है। ग्राफ्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा परहैप्स हमने काफ़ी सारा, अब शुरू के जो 2-3 लेक्चर लेने हैं वो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है इन प्रोग्रामिंग एंड ऑल्सो एल्गोरिथम्स, और वो ये है कि इट्स कॉल्ड डिवाइड एंड कंकर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस नेम, डिवाइड एंड कंकर? यस। व्हाट इज डिवाइड एंड कंकर? हाँ, प्रॉब्लम डिवाइड अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स। हाँ, अगर आपका एक बड़ा प्रॉब्लम हो तो उसे किस तरह से आप छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, ओके। और छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करने के बाद उसे किस तरह से फिर बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सो एक्चुअली द आइडिया इज कि यू हैव अ बिग प्रॉब्लम, व्हाट यू गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू मेक that big problem, actually divide that big problem into, so what you're going to do is you're going to chop them off, यानी ये उसके pieces कर देंगे हिस्सों में, और फिर शायद उनके भी मजीद हिस्सा कर देंगे, और what we're going to do is we're going to, हम उनको इतने यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे कि छोटे छोटे प्रॉब्लम बन जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर हम उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और फिर छोटे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन से हम थोड़ा बड़ा सोल्यूशन बनाएंगे, फिर उनसे बड़ा सोल्यूशन बनाएंगे, फिर उनसे बड़ा सोल्यूशन बनाएंगे, एंड इन द एंड हमारे पास जो बड़ा प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व करना था उसका सोल्यूशन आ जाएगा। सो द आइडिया इज ए फैसिनेटिंग आइडिया, इज कि आप एक बड़े प्रॉब्लम को चॉप करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उन छोटे छोटे पीसेस को मर्ज करते जाते हैं, और किस तरह से एक फिर बड़ा सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। दिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक in algorithms called divide and conquer, okay. So we will going to spend a lot of lectures in the beginning on divide and conquer, okay. And perhaps you will be amazed कि कुछ चीज़ें जो कि बड़ी ही हम सोचते थे कि शायद बड़ी कॉम्प्लेक्स है, हमें किस तरह से हम प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा फास्ट वे में उसको सॉल्व करेंगे, ओके। अच्छा, डिवाइड एंड कंकर से ही रिलेटेड एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इसका नाम है प्रून एंड सर्च। अच्छा, प्रून एंड सर्च से उनका मैं आज का टॉपिक भी हमारा प्रून एंड सर्च है। सो लेट मी टॉक अबाउट प्रून एंड सर्च फ्यू मिनट्स लेटर। अच्छा, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने शायद बड़ी सोल सी है जो उसमें करनी है, वो है डायनामिक प्रोग्रामिंग। एंड व्हाट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग? आपको याद होगा, आपने बहुत सारे हमने जब डिस्क्रीट मैथ आपको पढ़ा रहे थे या डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे थे, तो हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रिकर्जन रिलेटेड किए थे, है ना। हमने देखा था कि रिकर्जन और इंडक्शन एक्चुअली एक ही बात है, ठीक है। सो और हमने बहुत सारे प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग के थे वो हमने रिकर्जन के थ्रू सॉल्व किए थे, है ना। एंड इफ यू रिमेंबर, हमने एक बड़ा मजेदार प्रॉब्लम किया था, बड़ा सिंपल सा था। वो ये था कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू राइट दिस एंड फिबोनाची n, what is this, what is Fibonacci number? Fibonacci number is a sequence. Fibonacci sequence is a sequence which begins with 0 and 1, and what's the next value? Sum of previous two. And then 2, and then 8, and then so on. Right? So this is a Fibonacci sequence. So if I say, okay, tell me the nth Fibonacci number, how you will going to compute that? हाँ? हाँ, हम एक्चुअली क्या करते हैं कि इसके पिछले दो वैल्यूज को हम सम कर देते हैं। सो व्हाट इज फिबोनाची n? फिबोनाची n इज नथिंग बट फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2, okay. You add them up and that whatever is the answer you return. This is the recursive definition of nth Fibonacci. Agree? Yes. Okay. But this is not a complete recursive solution. Why? Because the base case is missing. Okay. And what's that? If
n double equal to 0 or n double equal to 1, return it. Because if your n is 0, if the 0th Fibonacci is 0, the first Fibonacci is 1. Does it make sense? Yes. Okay? So far so good. Everybody understand? Okay? By the way, ये जो अगर आप जाके घर जाके ये आपका आज आपके ना एक प्यारा होमवर्क है. एक्चुअली होगा ये कि ना कि मैं आपको थोड़ा सा बताया तो बात कि आपका ना हो गया कि हर क्लास में आपकी एक मैं जो भी प्रॉब्लम सेट्स कराऊंगा व्हाट आई विल गोइंग टू डू से इज कि आपने वो जाके कोड करनी है अगर कोडिंग वाली है और अगर पेपर पे करनी है तो पेपर पे करनी है और आपने करना क्या कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आने के आते हुए लेके आना है. तो यू हैव टू सबमिट मी द प्रिंट आउट. ठीक है. और हर एक सबमिशन का एक मार्क्स है. ठीक है. सो द थिंग इज व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज इन द एंड ये मुझे जो हमने क्विज़ेस लेने हैं वो एक्चुअली काइंड ऑफ हम इस तरह से जाके लिया करेंगे. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज के कुछ लेक्चर में मैं नहीं दूंगा. ठीक है. जिसमें मैं दूंगा आपको ये जरूर करके लाना. ठीक है. सो आज के जैसे लेक्चर में मैं आई विल गोइंग टू गिव यू 2 or 3 प्रॉब्लम्स जो हम यहाँ पे कोई करेंगे सॉल्व. ठीक है. ऑलराइट. सो अच्छा अब मेरी बात सुनिए. मैंने आपने ये कोड करना है. अच्छा कोड कर लिया. अच्छा एक काम करते हैं. फिबोनाची ऑफ अगर मैं कहता हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल 13 का या फिबोनाची 20 का यू विल सी इट विल गोइंग टू टेक सम टाइम. ओके. लेकिन अगर मैं कह दूँ फिबोनाची ऑफ लेट्स से 40 निकालो यू विल गोइंग टू सी कि इट विल गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. इट लुक्स स्टूपिड कि भाई ये क्या बात है. ये टाइम नहीं लेना चाहिए. By the way, if you going to make its non-recursive function, that is also possible. कि आप दो वेरिएबल रखें, एक को 0 कह दें, एक को 1 कह दें और एक नया वेरिएबल बनाएं जो कि पिछले दो का सम हो और फिर वो शिफ्टिंग करते जाए. स्वैपिंग करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं. राइट. तो और वो एक्टिवली अगर आप करेंगे तो वो ऐसे आंसर देगा. बट द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट is कि if you going to ask this Fibonacci function to calculate Fibonacci 40, you will going to see it will take a lot of time. Think about it. Okay, why it is taking so much time? Okay. Acha, what we're going to do is we're going to learn a technique which by using memoization. Memoization means answer setting. What will happen is you will going to see कि आप if you will going to analyze, what will happen is कि आप ये जो recursive calls है ना ये कई ऐसे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो बार बार कंप्यूट कर रही होती है और वो इतनी दफ़ा बार बार कंप्यूट करती है कि वो इतना ज़्यादा टाइम ले लेता है कि शायद वो बहुत इम्प्रैक्टिकल लगता है. ओके. अल्दो रिकर्जन ऑलवेज गोइंग टू मेक योर लाइफ इजी व्हाइल कोडिंग कि भाई वो बहुत आसान लग जाता है. समझ आपको कंप्रीहेंड करना बहुत आसान लगता है. ठीक है. लेकिन इट हैज़ ए ड्रॉबैक एंड द ड्रॉबैक इज कि आप जब इसका रिकर्सिव कोड करते हैं अगर वो सेम इंस्टेंस को बार बार सॉल्व करने की रिकर्सिव कॉल कर रहा है तो फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है. आपका टाइम क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमती है. ठीक है. क्योंकि अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि एक छोटा सा काम करने के लिए 1 मिनट देता है और एक बंदा है जो प्लग झपकते ही आपको आंसर देता है. सो आप सोचेंगे भी नहीं. ठीक है. आप दूसरा वाला जिस बंदे का एक प्लग झपकते में आंसर देता है उस तरह जाएंगे. ठीक है. That's how life works. ठीक है. That's how we make money. That's where computer scientists comes in. क्योंकि वो जो बेचारे पहले रजिस्टर में क्या करते थे उनको टाइम बचा रहे. टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग टू से. ठीक है. टाइम इज लाइफ. अच्छा जी. we will going to learn a beautiful technique जिसमें हम रिकर्सिव प्रोग्राम को एक और वे में कन्वर्ट करेंगे which is known as dynamic programming and we will going to make them really fast. Okay. They will look like recursion but they will not be recursion. Okay. So far so good. Yes. Everybody understand? All right. This will perhaps be the जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं उनमें शायद तकरीबन ये सेकंड लास्ट टॉपिक है. उसके अलावा एक और चीज़ है जो ग्रीडी एल्गोरिथम्स है जो कि इसी से ताल्लुक है उसका तो मैं अभी आपको नहीं बता उसके बारे में. उसके अलावा एडवांस टॉपिक्स हैं वो देखते हैं जो आप कहेंगे हम वो कवर कर लेंगे. ठीक है. ऑलराइट. सो टुडेज टॉपिक एंड परहैप्स इन फंडामेंटल डोमेन अगर आप देखें तो वो जो हम आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रून एंड सर्च. Prune
and search. Okay, what is prune and search? Prune and search बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ. आपने कितने लोग यूनिवर्सिटी से IT से पढ़ी थी? अच्छा, ये सर ये खामोश है, ठीक है? मैं आपसे एक इसके अलावा जो भी जिन्होंने नहीं पढ़ी थी वो मुझे इस बात का जवाब देंगे, ठीक है? अच्छा, ये एक क्या है? ये क्या है? नहीं बैलेंसिंग सर. हाँ? क्या कहते हैं इसको? ठंडा. भाई तुमने देखा भी होगा सब्जी लेने नहीं गए? तराजू लकड़ी है. मैं ड्राइंग बहुत जल्दी है. हाँ बस रिलैक्स है यार. मैं बहुत क्लासिकल टाइम में, ठीक है? तो ये एक टकरी है, ठीक है, जो भी एक तराजू कहता है, ठीक है? अच्छा, अब ना मैं आपको एक मेरे पास ना यहाँ पर 8 मार्बल्स हैं, 4 और 4, ठीक है? अच्छा, आप शायद ये डिस्क्रीट मैथ की आपके असाइनमेंट में भी ये सवाल था. So let's see कि तो आपको ये याद आएगी. अच्छा, इनमें से एक ऐसा है जो कि वजनी है, यानी बाकी उस कप का वेट एक जितना है, और एक ऐसी है जिसका वेट ज्यादा है. आपने फिगर आउट करनी है कि कौन सी ऐसी है जो कि एनॉमली है, जो कि जिसका वेट जो है वो ज्यादा है. ये बात सुनना कैसे निकालेंगे? नहीं आइए आज बताएं. ये क्या करते हैं? हाफ वाली बात सुनिए. हाँ, क्या करते हैं? हाफ इधर रख देते हैं, हाफ इधर रख देते हैं और हाफ इधर रख देते हैं, ठीक है? अच्छा, जो पोर्शन नीचे जाता है उनमें इसका मतलब है उसमें बॉल है. Do you all agree? अच्छा, अब लेट्स से इसमें अगर जा रहा है तो हम क्या करेंगे? हम इसको हाफ कर लेते हैं, यानी कि 2 इधर रख देते हैं और फिर 2 इधर रख देते हैं. बाद में इनको क्या करें? इनको स्टार्ट कर दो. ठीक है? फिर क्या होगा? फिर कोई एक नीचे चल जाएगी. फिर क्या करना चाहिए? फिर हाफ कर लेते हैं. तो कितनी दफा करने से हमें बॉल मिल जाएगी? 3 दफा, है ना? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूँ. लेट्स से कि आपके पास यही आपने जो तरीका सोचा है, लेट्स से कि आपके पास ये अब 8 बॉलें थी, मैं 9 बॉलें कर दूं तो क्या हो? अच्छा नहीं, 9 बॉलें छोड़, 8 बॉलें. लेट्स से कि मैं कहता हूं मेरे पास अब n बॉल्स है या n मार्बल्स है, ओके? अगर यही तरकीब हम आजमाते हैं, यही टेक्निक के साथ हम आगे चले, सो यू हैव n मार्बल्स, ठीक है? व्हाट विल यू डू? आप यहां पर कितनी रखेंगे और यहां पर कितनी रखेंगे? हाफ और हाफ. एक दफा वे करने से आपकी जो स्पेस है वो कितनी रह जाती है? हाफ. So after weighing only once, the range becomes n by 2. Does it make sense? Okay? And what you are going to do is जो भी नीचे जाती है उसके हाफ इधर रखेंगे और हाफ इधर रखेंगे. So the second wave is going to shrink your space into n by 2 का half. That is n by 2 square. Do you agree? है ना? Everybody understand? Okay. आप क्या करें? ये इस तरह से चलता जाएगा. सवाल ये है कि कब तक जाना है? I don't know. तब तक जाना है जब ये क्वांटिटी क्या बन जाए? ये क्वांटिटी मुझे पता है 1 बन जाए. Do you agree? Yes. Every one of you should understand. Yes, किसी में कुछ समझ में नहीं आई बात, आप मुझे रोक सकते हैं. जी, क्या समझ नहीं आई? एक मिनट, तुम सॉल्यूशन बात करो, बाद में बात करते हैं. लेकिन ये समझ में आ गया, ठीक है? अच्छा, so I want to stop when n over 2 to the power k becomes 1. Agree? So you cross multiply. This becomes 2 to the power k is equal to n. You take log base 2 on both sides. Log base 2 on both sides. So k नीचे आ जाएगा. Log base 2 that is equal to log base 2 n. That is equal to k is equal to log base 2 n. Okay? That's where log quantity comes in. Okay? What is log? Log is a quantity. Log is a quantity. Log to the base 2, for example. Log to the base 2n is a quantity such that if you start from n, you divide it by 2, you divide by 2 again, you divide by 2 again, it will take how many divisions to reach to 1? That
number of step count is called log base 2n. Everybody understand? अरे ये जो क्वांटिटी है ना log base 2n, ये जो log base 2n क्वांटिटी है, अगर मैं आपको कहूं कि एक क्वांटिटी है जो कि है log base 2n और एक क्वांटिटी है n, सवाल यह है कि इन दोनों क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी बड़ी है? आप बताएं, n बड़ी है log base 2n बड़ी है? n बड़ी है ना? एक्चुअली सिर्फ बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी। एक्चुअली इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन करना इज ए स्टूपिड कंपैरिजन, एक्चुअली गुनाह है, ठीक है? अगर आप कहें n और log base 2n में कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, तो तुम्हें सबसे पहले लाहौल पढ़ना चाहिए। तो कहते हैं ऑफ कोर्स, ये बातें करने वाली। So this quantity is way too bigger than log base 2n. Yes. ये बात सुना की? है ना? डिस्क्रीट मैथ में आपने ये बहुत दफा सुना होगा हमसे, है ना? और अगर कभी कोई इन दोनों के कंपैरिजन में इसे कहे कि ये बड़ा है, तो उसे जूते पड़ने चाहिए, है ना? ठीक है, और पढ़ेंगे भी, ठीक है? क्योंकि हमारे डेटा से हमारे एल्गोरिथम के कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। एनालिसिस का मतलब ये है कि हमने एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे और उनको एनालाइज करेंगे कि वो एफिशिएंसी है कि नहीं है, और उन एफिशिएंसी का बहुत बड़ा मतलब होता है, ओके? बहुत बड़ा मतलब होता है। और मैं आज आपको पहली झलक दिखाऊंगा कि कितना बड़ा फर्क पड़ता है। ये जो एनालिसिस है, कितना बड़ा फर्क पड़ता है। लुक, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट n ऑन log base 2n में n बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ओके? log base 2n फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसा है कि कोई भी इंटीजर, है ना? अगर देखो, क्योंकि मैंने क्यों कहा फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस log base 2n इज अ कांस्टेंट, क्योंकि देखना फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स कितने हैं? 10 raised to power, हाँ मेरे ख्याल में 50 60 के लिए 60 कर 70 कर लो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? ठीक है। इवन अगर मैं इसकी भी कभी लॉग निकालूं तो 60 नीचे आ जाएगा। तो 60 into log base 2 10, दिस इज 3 point something, है ना? 4 भी ले लें तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा तकरीबन 240। 240 इज जस्ट ए कांस्टेंट। यानी गूगल का फॉर एग्जांपल मैं कहूं ना डेटा कितना बड़ा है, तो वो कितना होगा? 10 raised to power आई मीन 20 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? 21 कर लेते हैं यार, ठीक है ना? और अगर मैं उनको उसका डेटा लेट्स से मेरा 100 किलो पड़ा हुआ है और मैं उनमें से कोई कहूं कि मुझे वैल्यू ढूंढ के ला दो, तो जो ढूंढने के लिए आपको सर्च करनी पड़ती है वो भी कुछ इसी तरह की डिवीजन होती है, ओके? अच्छा, व्हाट इज प्रून एंड सर्च? प्रून एंड सर्च इज एन आइडिया जिसमें एक्चुअली क्या करते हैं आप कि आपका एक प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं और वो इतनी बड़ी सर्च स्पेस में ला देता है। अच्छा, हम क्या करेंगे? हम एक्चुअली कुछ पोर्शन प्रून कर लेंगे। प्रून कहते हैं वो जो माली नहीं होता, माली वो झाड़ियों को ऐसे यूं कट करके शेप नहीं बनाता, उसे प्रूनिंग कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आइडिया ये है कि एक बड़ी चीज थी जिसमें हमने सर्च करा था। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आफ्टर डूइंग सम स्टेप्स मैं अपनी सर्च स्पेस को ज्योमेट्रिकली रिड्यूस करूंगा। ज्योमेट्रिकली रिड्यूस का मतलब होता है कि बाय सम फ्रैक्शन ये क्वांटिटी रिड्यूस होती जाती है। ये सबको समझ में आ गई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो इसका मतलब है मैं एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग इज एक्चुअली आई एम डूइंग प्रूनिंग, ठीक है? अच्छा, अभी जब मैं गूगल की फॉर एग्जांपल बात कर रहा था, तो इसका अगर मैं कहता हूं मैं लॉग लेता हूं, log base 2, और मैं गूगल सर्च की मैं अगर बात कर रहा हूं तो ये 21 नीचे आ जाएगा, log base 2 10। सो तकरीबन अगर मैं एक सर्चिंग के बारे में बात करूं तो वो तकरीबन 64 है। हां 64 है। हां, तो आई मीन 21 मल्टीप्लाई बाय तकरीबन 4 अगर देखें तो 64 हिट में वो फिगर आउट कर लेता है कि मैंने कौन सी पूरे गूगल के डेटाबेस में उसे सर्च करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 64 हिट्स करनी, 84 है सर, 84 और 84 एक लूप अगर मैं 84 का चलाऊं तो वो विद इन ए ब्लिंक ऑफ एन आई चल जाता है ना? ये बात सुना? और एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ये जो नंबर है वो 4 या 5 होता है। जो गूगल के एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर है वो 4 के ऊपर हार्ड की जाते हैं, ठीक है? ये तो मैंने बिल्कुल फ्लैट डेटा स्ट्रक्चर अज्यूम किया जो कि एक्चुअली, ठीक है? वी विल गो टू टॉक अबाउट इट
at the end of this course if you are interested. ठीक है कि हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की बात करें तो उसमें हम टॉपिक देख सकते हैं कि हाउ गूगल डिजाइन these these data structures. Okay? अच्छा, everybody understand so far, है ना? अच्छा, by the way एक मैं छोटी सी और बात करूँ, ये अगर मेरे पास डेटा 2 से फ्रैक्शनली रिड्यूस हो रहा है ना? अगर मैं जो डेटा है, अगर पहले मेरा n था और फिर n/3 हो गया और फिर n/3 स्क्वायर हो गया और फिर ये इस तरह से रिड्यूस होते होते 1 पे जाए, कितने स्टेप आएंगे? log base 3 है. ये बनेगी जी log base 3. सो इट विल टेक, सो इस ज्योमेट्रिक सीरीज का सीक्वेंस का साइज कितना है? log base 3n. यानी n से शुरू हुए और 1 तक आने में उसे कितना टाइम लगा? log base 3n. और याद रखें, log base 3n is a very very small quantity. Yes. Is a very very small quantity. Always remember this. Everybody understand? Yes. Okay? So far so good? Yes. तो ये मसला तो प्लीज बता दो. शाबाश. सिमिलरली अगर मैं n से n/4 पे जाता हूं, फिर मैं n/4 स्क्वायर पे जाता हूं, तो वो कितना बन जाएगा? log base 4. Everybody understand? Okay? By the way, ये जो आपने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया है, ये आपने पहले 3 दफा तराजू यूज किया था ना? आप 2 से भी कर सकते हैं. कैसे? log 3 इधर रखते हैं, बताएं बताएं. 3 इधर रखते हैं, 3 इधर रखते हैं और 2 बाहर रखते हैं, है ना? फिर क्या करें? हो जाते हैं तो फिर वो जो बाकी 2 है उनको एक बार करना पड़ेगा. ये बात समझ में? अच्छा, अगर वो इक्वल नहीं होते फिर? तो फिर भी हम जो इक्वल जो नीचे होगा उसमें से 2 लेंगे, ठीक है, उन दोनों को एक एक रखेंगे तो वो तब भी इक्वल हो जाते हैं, तो जो बाकी है वो होगा. शाबाश. और अगर वो यानी 3 थे ना, तो एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा और एक बाहर रखा. अगर ये इक्वल हो गए तो बाहर वाला आंसर है, और अगर वो इक्वल नहीं होता तो ये नीचे जाता है, वो हमारा आंसर है. ये बात सुना? सो हमने कितना में कर लिया? हमने 2 में. ये बात सुना? ये जो तुम्हारा नाम क्या है? अनम ने जो अभी हमें आइडिया बताया है, इसके थ्रू हम एक्चुअली बड़ा जनरल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? अगर लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास अब 8 बॉल्स नहीं है, मेरे पास लेट्स से n बॉल है. चलो बताया, बाद में 9 बॉल को भी मैं 2 में कर सकता हूं. कैसे? 3 इधर और 3 बाहर, है ना? अब मुझे बताएं कि अगर मेरे पास n मार्बल्स हो तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं उसको? हाँ? मुझे नहीं पता, बताओ कितने स्टेप लगेंगे? जो अनम ने आइडिया बताया, क्या तुम एक्सटेंड कर सकते हो उसको? पहले हमने किया उसको log base 2n में किया है ना? अब मैं कह रहा हूं, कैन यू डू स्मार्टर देन दिस? दैट्स द क्वेश्चन. log base कैसे? सर 2 से तो हो सकता है. शाबाश. हम 3 की पार्टीशन करते हैं, यानी कि n/3 इधर रखते हैं, n/3 इधर रखते हैं और n/3 बाहर रखते हैं. अब अगर ये इक्वल हो गए तो क्या मतलब है? इसका मतलब है नीचे वाले में आंसर है. अगर ये इक्वल ना हुए, जो नीचे जाता है उसमें आंसर पड़ा है. और फिर हम उस n/3 के 3 पार्टीशन कर देंगे, जो कि n/9 और n/9 बाहर पड़ी होगी. ये बात समझ में आ गई? इट विल टेक हाउ मेनी स्टेप्स टू रीच टू द फाइनल बॉल? log base 3n. It's actually this quantity. Yes. ये बात समझ है ना? We started with n, we shrink it to n/3, we shrink it to n/3 square, and then we reach to 1. Everybody understand? Yes. So it took me how many steps to reach to 1? log base 3n. So far so good? Yes. This is a prime idea of prune and search. What is prune and search? Prune and search is कि आपकी एक बड़ी स्पेस थी, उस बड़ी स्पेस में आप पहले कोई स्टेप करते हैं, उससे आपकी जो सर्च स्पेस है वो प्रून होकर छोटी हो जाती है. फिर आप एक दूसरा स्टेप करते हैं, प्रून होकर दोबारा से फ्रैक्शनली चीजें छोटी 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 होती जाती हैं. उससे क्या होता है? उससे होता यह है कि आपके सिर्फ लॉग बेस, जिस फ्रैक्शन से आप रिड्यूस कर रहे हैं, लॉग बेस वो जो फ्रैक्शन की क्वांटिटी है, और यहां क्या रहेगा? यहां पर रहेगा टोटल जिससे आपने स्टार्ट किया था. ये बात समझ? आपके इतने सिर्फ स्टेप लगेंगे, आपके और आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा. ये बात समझ? दिस इज कॉल्ड प्रून एंड सर्च. ओके, ये इसका पहला केस है.
जब आपकी जो प्रॉब्लम सेट है वो एक दफा स्टेप करने से फ्रैक्शनली रिड्यूस हो रही हो, तो वो लॉग ऑफ क्या हो जाता है, यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगा जो फ्रैक्शन की क्वांटिटी है जिसे आप रिड्यूस करें, और ये आ जाएगा n इज आपका इनिशियल प्रॉब्लम साइज कितना था। ये बात समझ आ गई? आपको याद होगा आपने बाइनरी सर्च किया था, है ना? बाइनरी सर्च क्या करता है, log base 2 and कैसे करता है, half करके कैसे करता है, कैसे? जैसे हमने इसका फर्स्ट केस किया आपके पास एक स्टार्टिंग वर्टेक्स होता है, आपके पास एक एंडिंग वर्टेक्स होता है, क्या करते हैं आप? डिवाइड करके आप उसके मिडिल इंडेक्स पे जाते हैं, और मिडिल इंडेक्स पे जाके क्या करते हैं? अगर वो उसके इक्वल है तो हम वही इंडेक्स रिटर्न करवा देते हैं, अगर वो इक्वल नहीं हो तो क्या करते हैं? चेक करते हैं कौन सी साइड बड़ी है। आप बताएं, आप तो पूछो, आपका नाम क्या नाम आपका? बासित बेटा बताओ, आप कैसे करते हैं बाइनरी सर्च में काम? हाफ कैसे? हाफ नहीं करते हम, हाफ इंडेक्स पे जाते हैं, ठीक है? फिर क्या करते हैं? वो अगर मिल जाता तो वही होगा, वरना फिर वो मिल जाती है, उस पे वैल्यू को चेक करते हैं कि वो वैल्यू, चले मैं लिख देता हूँ, ये भी आपने लिखा बाइनरी सर्च BS लिख देता हूँ। अच्छा ये देखिए जी, बाइनरी सर्च को एक क्या पास होना चाहिए? इंडेक्स नंबर जो फाइंड करना है, एक तो जो नंबर फाइंड करना है वो पास होना चाहिए, एक अरे पास होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स इसका साइज पास होना चाहिए। बाद में एक रिक्वायरमेंट होती है बाइनरी सर्च के लिए, वो क्या होती है? ये अरे सॉर्टेड होना चाहिए, तभी वो बाइनरी सर्चिंग कर सकता है, वरना वो बाइनरी सर्चिंग नहीं कर सकता। एवरीबॉडी एग्री? तो हमने अगर हमारी अरे सॉर्टेड है तब हम काम कर सकते हैं। अच्छा आ गया? अच्छा उसके लिए हम स्टार्ट बनाते हैं, एंड बनाते हैं, और चीजें श्रिंक करते जाते हैं, है ना? सो लेट मी टॉक अबाउट इट्स रिकर्सिव सॉल्यूशन। अच्छा रिकर्सिव सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं बाइनरी सर्च रिकर्सिव, और बाइनरी सर्च रिकर्सिव में क्या कॉल करते हैं, हम अरे पास करते हैं। अब सवाल यह है कि हमने एक टीबी पास करना है, और हम ऐसा करते हैं, हम स्टार्ट और एंड दो वर्टिसेस, दो इंडेक्स ले लेते हैं। जी स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा? 0 साइज डिवाइडेड बाय साइज। नहीं, ओह स्टार्ट इंडेक्स इज 0 और एंड इंडेक्स क्या होता है? साइज। और वो हो जाएगा साइज -1। ये बात समझ आई? और ये जो रिकर्सिव फंक्शन है, ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वही ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। किसी में क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो बताएं, ठीक है ना? ये आपको मैंने हेल्पर फंक्शन बनाया, क्योंकि सर्च में को ये पता नहीं होना चाहिए कि उसने ये दो पैरामीटर भी एम 14 से भेजे, ठीक है ना? ये ऊपर आपको जो आपको फंक्शन लिखना है वो ये लिख रहा है, ये इनकैप्सुलेट करेगा इसको। ये बात समझा? सो लेट मी मूव फॉरवर्ड। हम अब ये लिखते हैं एंड जी बाइनरी सर्च रिकर्सिव, और यहां पे हम अरे लिखते हैं, और यहां पर आप एक S लिखते हैं, यहां पर आप E लिखते हैं, और यहां पे आप T लिखते हैं जिसको आप सर्च करना चाहते हैं। बाय द वे आई एम नॉट राइटिंग द टाइप्स हियर, ठीक है सर। ठीक है? जी क्या करेंगे? सबसे पहले हम मिडिल इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है? सो मिडिल इंडेक्स M इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? फिर ये होगा S प्लस E डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? अच्छा यहाँ पर याद करना, मैंने एक बात कर दी है, ठीक है? सॉरी डजंट मैटर, फ्लो करना है, सीख करना है, ठीक है जी? अच्छा जी, मैं उसके मिडिल इंडेक्स पे गया, मैंने चेक किया इफ क्या बताएं, वैल्यू इफ A की M की वैल्यू डबल इक्वल टू है T के, तो क्या करना चाहिए? रिटर्न हमें यही रिटर्न कर देना चाहिए। रिटर्न क्या? M। दैट्स इट, वी हैव फाउंड द वैल्यू, वी हैव फाउंड द वैल्यू। अच्छा इसके बाद क्या करना चाहिए? हाँ जी, अगर ये वैल्यू बड़ी है, if A of M A of M जी बताएं ग्रेटर देन T, इसका मतलब जो मैं वैल्यू सर्च कर रहा हूं वो एक्चुअली लेफ्ट पोर्शन में लाई करती है, ऐसी है ना? तो मैं करता हूं, मैं ना यहां पर दोबारा बाइनरी सर्च कॉल करता हूं, और इसमें A भेजता हूं जी, T तो भेजना है। सवाल ये कि ये दो पैरामीटर क्या होंगे? स्टार्टिंग जो था वही का वही रहेगा, हाँ? मिडल जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा M-1। मिडिल नहीं एंडिंग है ये, जो एंडिंग है वो क्या हो जाएगा? वो मिडल -1। Why M-1? क्योंकि वहां तक प्राइवेट क्योंकि सर M पे हमने M चेक चेक कर हो लिया। गया हुआ है, हमें उससे पिछले पोर्शन में चेक करना है। ये बात समझ आ गई? हाँ जी, इसके आंसर में क्या करना चाहिए? इसके एल्स में M डू यू एग्री कि अगर ये नहीं है तो फिर छोटा ही होगा। यस सर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ क्या? BS BS
A M+1 M+1 और एंडिंग। और एंडिंग ऐसे के वैसे ही रहा, है ना? यस सर। बहुत से लोग एक चीज करना भूल जाते हैं, और वो ये है कि जब आपने फंक्शन कॉल करना है रिकर्सिव, इसने रिटर्न करना था कुछ। सो अगर आप रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, नेवर एवर फॉरगेट रिटर्न है, नेवर एवर फॉरगेट रिटर्न है, क्योंकि अगर ये रिटर्न भूल गए तो वो पता नहीं क्या रिटर्न करेगा। ये क्योंकि फंक्शन है कि आपने रिटर्न लिखा ही कुछ नहीं, तो वो शायद कोई गार्बेज वैल्यू रिटर्न करते, तो ये प्रॉब्लम होती है। सो नेवर एवर फॉरगेट रिटर्न है एंड रिटर्न है। ओके, मैं आपको बता रहा हूं बात आपके, तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन में इस तरह के रिकर्सिव कॉल हो रही है और वो रिटर्न भूला हुआ तो आई विल गोइंग टू कट लाइक 20% मार्क्स ऑफ योर जो भी क्रेडिट है, ठीक है? बिकॉज दिस इज ए मिस्टेक व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? नाउ दिस इज नॉट फिनिश्ड। व्हाई? अगर वो वाला केस कहां गया जब वैल्यू है ही नहीं, और बात ये वो पता कैसे चलेगा? सर अगर ये स्टार्ट था, ये एंड था, ये श्रिंक हुआ, ये श्रिंक हुआ, कब मसला हो जाएगा? जब एंड जो है वो लेस देन हो जाए स्टार्ट, देन वी हैव टू स्टॉप। सो वो कंडीशन कहां पर आनी चाहिए? सबसे end पे। क्योंकि ये रिकर्सिव सॉल्यूशन है तो इट हैज टू बी ऑन द टॉप, जो बेस कंडीशन है। सो इफ s is greater than e तो क्या होना चाहिए? तो रिटर्न कर दे क्या, जो भी आपके ख्याल में होना चाहिए। ठीक, ये बात सुना? ठीक है। सो वी हैव डन दिस रिकर्सिव बाइनरी सर्च। सवाल ये है कि ये बाइनरी सर्च है, ये कितना टाइम लेता है? सर log base 2 log base 2n। why log base 2n? क्योंकि सर क्योंकि 2 के डिवाइड करता है 2 Sorry? सर डिवाइड कर रहा है। क्योंकि हम एक्चुअली जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 2 हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, या तो इस तरफ जाता है या तो आपकी जो प्रूनिंग है वो जो फैक्टर है वो आपका 2 है। सो आपने n से शुरू किया, n से n/2 पे है, फिर n/4 पे चले गए, और इस तरह चलते चलता वो जो श्रिंकिंग स्पेस है वो ऐसे श्रिंक होती होती है, बाहर निकाल लेती है। ठीक है, या तो मिल जाता है या वो मिल नहीं पाता तो वो रिटर्न माइनस हो जाता है। ठीक है। ठीक हो गया? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, सो फार सो गुड। ओके, चलेंगे। अच्छा, एक मैं आपको और चीज बताता हूँ। सर आपने इधर कुछ कहा था कि s/e ओ एक छोटी सी बात बेटा ये है कि ये जो हमने s+e डिवाइड बाय 2 किया ना, अच्छा इमेजिन करें कि ये जो s है वो शुरू में तो 0 होगा और e क्या है? लेट्स से आखिरी इंडेक्स है ना। इमेजिन करें कि आपकी जो अरे है वो 8 की नहीं, एक्चुअली आप समझने कि अरे आपने बहुत बड़ी बनाई है। बहुत बड़ी का मतलब है वो इंटीजर की रेंज कितनी होती है? 2⁻32 -1। एक्चुअली 31 -1 होती है, लेकिन अगर मैं अनसाइंड ले लूं तो वो ये होगी। एग्री? बेटा मुझे बात बताएं कि अगर मैं कहता हूं कि मेरी अरे एग्जैक्टली इतना साइज की है, अच्छा तो उसका यानी कि 2⁻32 साइज की है, तो उसका आखिरी इंडेक्स ये होगा, है ना? अच्छा, जो स्टार्ट की पहले वैल्यू है वो तो 0 है, लेकिन लेट्स से कि वो जो रेंज है वो ये नहीं है, वो इस रेंज में लाई करता है। अगर वो इस रेंज में लाई करता है तो जो इसका मिडिल इंडेक्स होगा वो क्या होगा? 2⁻32 -1 डिवाइड बाय 2, राइट? जो कि बनेगा तकरीबन 2⁻31 -1 या इस तरह की चीज है। अब एक बात बताओ, इन दोनों नंबरों को ऐड करें, वो इंटीजर की रेंज से बाहर निकल जाएगा, है ना? सो दिस इज द फ्लॉ। सर ये बात समझ नहीं आई। ये देखो, अगर इट कुड बी पॉसिबल कि आप ये आखिरी इंडेक्स को वहीं पे वहीं फिक्स हो रहा है, अगर आपका s चेंज हो गया और अब मैं इन दोनों ये इस लाइन को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो s+e क्या है? वो आपका इंटीजर रेंज से बाहर चला जाएगा, और जैसे वो इंटीजर रेंज से बाहर जाएगा तो वो कोई गार्बेज वैल्यू हो सकती है, और फिर उसका जब 2 करोगे तो वो नेगेटिव वैल्यू, सारा काम खराब हो जाएगा। ये समझ में आई बात? सो इसलिए यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल। सो इसका फिक्स क्या है ये आपने खुद सोचना है। ठीक, सही है? आई मीन दिस इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली ये मसला आ सकता है, बट ठीक है, एल्गोरिथम, हमारा एल्गोरिथम में कभी ये मसला नहीं आएगा। सर मसला नहीं समझ आया कि अगर मैं
इमेजिन करो कि मेरे पास जो इंडेक्स है, आखिरी इंडेक्स है, वो 32 बिट के अंदर आखिरी वैल्यू आ सकती है, जो कि इंटीजर की आखिरी, देखो इंटीजर, लेट्स से मैं कहता हूँ, अब एक मेरी बात सुनो, लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास 2 डिजिट नंबर है और मेरी जो अरे है वो मेरी लेट्स से 98 साइज की है, तो पहला इंडेक्स 0 होगा, आखिरी इंडेक्स 97 होगा, है ना। अब लेट्स से अरे वो जो मैंने वैल्यू सर्च करनी है वो मेरी सेकंड हाफ में लाई करती है, तो मेरी ये जो रिकर्सिव कॉल दोबारा जाएगी दूसरी, वो जाएगी 49 से लेकर 98 तक। 49 और 98 को ऐड करो कितना बनता है, वो 3 डिजिट बन जाएगा और वो इंटीजर रेंज से बाहर चल जाएगा। लेट्स से 2 डिजिट नंबर होता है ना, तो वो इंटीजर रेंज से बाहर चल जाएगा। और से होता क्या है उस केस में, हमारा जो ओवरफ्लो होता है वो डीएलडी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, ओवरफ्लो होकर फिर वो चीजें जो है वो फिर खराब होती है, वो नेगेटिव नंबर हो जाता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसको हैंडल करने का भी तरीका है, वो कैसे करना है वो तुमको स्टैटिक एरे की साइज की लिमिट यही होती है। हाँ हाँ, जितनी भी होती है मेरे सामने ज़्यादा होती है, आप अनसाइंड लॉन्ग भी। अच्छा भाई चले, ये बात एल्गोरिदम में कभी नहीं आएगी। वाई? ये काम मैं कभी भी आपको एल्गोरिदम में नहीं कहूंगा। इसकी वजह ये है कि एल्गोरिदम में हम ये डेटा टाइप वगैरह नहीं लिखते, यानी आपको सूडो कोड जब मैं काउंट करने को कहूंगा तो उसमें हम वी नेवर केयर अबाउट इट, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कहेंगे हाँ भाई प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करो, तो उसमें ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कभी भी आपको इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह में ये चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। ऑलराइट, सो वी आर डन विद बाइनरी सर्च। मैं इस इंप्लीमेंटेशन हटा रहा हूं, मैं इसको ठीक है। लेट्स से बाइनरी सर्च हमारे पास है, ठीक है। अच्छा नाउ सब अजीब हो गया है। ऑलराइट, अच्छा मैं ना एक छोटी सी आपको बात और बताता हूँ, जिससे मैथमेटिक्स, जो एक छोटी सी मैथमेटिक्स की बात है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा जब बेटा आपके पास एक क्वांटिटी है, बाय द वे डोंट फॉरगेट दिस, कि आपने n से शुरू किया, n/2 पे गए, फिर n/2 स्क्वायर हो गया और वो काम होता होता 1 पे चला गया, ठीक है। ये कितने स्टेप लगेंगे 1 तक पहुंचने में? लॉग बेस। व्हाट अबाउट कि मैं 1 से शुरू करता, 1 से 2 पे गया, 2 से 4 पे गया, 4 से 8 पे गया और चलते 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 मैं n तक पहुंचा। इसमें और इसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। कितने स्टेप लगेंगे 1 से शुरू हुआ और n तक पहुंचने में? हाँ, लॉग बेस 2 है, ओके। वायरस भी ऐसे ही बढ़ता है, ये जो स्प्रेड करती है ना कोई चीज, तो वो ऐसे ही फैलता है वायरस। हमारी बॉडी में जब वायरस आता है तो वो भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो उसकी एंटीबॉडी इसलिए बनना थोड़ी बड़ी जरूरी होती है, ठीक है। तो बड़े खतरनाक से पीछे, ठीक है। तो वो उसमें बड़ी पॉइंट होती है, ये कैसे वो सेल डिवीजन हो रही होती है, वो 1 से शुरू होता है और वो डिवाइड होता किस तरह से, आई मीन विद इन मिनट्स किस तरह से वो पूरी बॉडी में को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे बैंक वाले जो खिलवाड़ करते हैं वो भी कुछ इसी तरह के साथ हैं, क्योंकि वो भी कहते हैं जी n से शुरू होगा, वो कोई बात नहीं, आपको 1% इंटरेस्ट देना होगा या 2% इंटरेस्ट देना होगा। होता क्या कि वो फ्रैक्शन वाइज जो क्वांटिटी है वो 1.02 हो जाती है, अगली दफा वो और बड़ी हो जाती है और जी चीजें कंट्रोल से बाहर होती हैं, ठीक है। हमारे मुल्क की आबादी का जो फैलना है वो भी कुछ इसी तरह का ही है। हमने देख लिया कि हमारे साथ क्या होता है, ठीक है। सबसे खतरनाक बात, हमारे फॉरेस्ट जो डिफॉरेस्टेशन रेट है वो भी इसी से होता है। आप देखें लोगों का सिर्फ इस बात का ना समझने से क्या हो सकता है, क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, कि देखें हमारा डिफॉरेस्टेशन रेट कितना हाई था और हमारे इस रीजन में 23% फॉरेस्ट था, और आप पता कितना है? 2.3%, ठीक है। दैट्स हाउ वी हैव एनिहिलेटेड आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। हमारा जो ज़ेरे ज़मीन पानी है, लाहौर के नीचे ज़ेरे ज़मीन पानी इतना, 4 तरबेला डैम बनाओ तो वो पानी बनता है, ठीक है। डैम बना लो और इनको ये पता नहीं है कि इन्होंने ये जितने भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगी हुई हैं, ये अपना सारा वेस्ट नीचे फेंकती है और उनके इस वेस्ट फेंकने से वो सारे लाहौर के अंडर का पानी जो पंजाब का सबसे नथरा हुआ पानी कहलाता था, वो सारा का सारा तबाह हो गया। कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। हैरत की बात देखें, पूरे लाहौर का पानी खराब कर दिया इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने, सो कॉल्ड इंजीनियर्स जो हम लोग हैं, जो हम सो कॉल्ड मिडिल क्लास हैं,
ठीक है, हम लोग उनकी हेल्प करते हैं, हाँ जी हम आपके पैसे बचाते हैं, आपको एक तरीका बताते हैं, आप नीचे इंजेक्ट करें, क्या जरूरत है टेंशन लेने की, है ना। लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि बिलियनियर के तो हम पैसे बचा देते हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या रिपरकशंस होती हैं कि आपके 500 फीट नीचे तक इस वक्त आपको आपको जो केमिकल्स मिलते हैं वो जहर की तरह के हैं, ठीक है, और वो पानी पीने के काबिल नहीं रहा, कोई इसके बारे में बात। और वो इंडस्ट्री जिन्होंने ये किया है, ठीक है, वही इंडस्ट्री जाके डैम भी बना रही है, सबसे कमाल बात है, ठीक है। जिन्होंने आप देखें वो पैकेजेस इंडस्ट्रीज वगैरह जो यहाँ पर लगी हुई है, जो सारे मॉल टाउन और उसके एरिया का पानी जिनकी वजह से खराब हुआ है, वही इंडस्ट्रीज जो कि जनाब आपके पीटीआई के जो ऊपर बैठे हुए हैं साले, उन्हीं की जो डेस्कॉन है उसको जी डैम बनाने का प्रोडक्ट मिल जाता है। वाह क्या कमाल किस्म का तरीका है। और हैरत की बात बताऊं आपको, एक और मुस्तफा, उन्हीं की कंपनी नेस्ले है, Isn't it amazing? यानी पाकिस्तान नेस्ले को भी कौन चलाता है? वही इंडस्ट्रीज जिन्होंने एक्चुअली ये घटिया काम किया है। Isn't it amazing? We never talk about it. I mean, we never look into कि ये क्या हमारे साथ कर क्या गया, ठीक है। वो खैर जी, ये वो चीजें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एज ए साइंटिस्ट तो चलो तुम ना जानो, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग जाननी जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे साथ हुआ बहुत बुरा है, तुम्हारे साथ क्या मेरे साथ भी, मैं भी शामिल हूँ, हम सब के साथ जो है जो कुछ हुआ है वो बड़ा जरूरी है, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मेरे ख्याल में आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट में तो ऑफकोर्स हेल्प करती हैं, आपको जिंदगी में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ। Let's say you have a number n, you start with this. अच्छा, आप इसमें और इसमें एक फर्क है, आपने मुझे बताना क्या फर्क है। Let's say I add n by 2, okay, and then I add n by 4, which is nothing but 2 square, okay, and then I add n by 2 cube, and I keep on adding until I reach to 1. जी बेटा का नाम क्या? एम बेटा, इसमें और उसमें क्या फर्क है? सर उसमें हाफ की हाफ n के log base 2n की पावर ऐड हो जा रही है। आप बताएं, इसमें और उसमें क्या फर्क है? सर इसमें एडिशन करी जा रहे हैं हम ऐड करके, और उसमें एडिशन नहीं कर रहे। इसमें एडिशन नहीं कर रहे, तो सीक्वेंस का साइज के बारे में हम इंटरेस्टेड हैं। इसमें हम सीक्वेंस के साइज में इंटरेस्टेड हैं। इसमें हम ये जो नंबर हैं उन सब की समेशन में इंटरेस्टेड हैं। ये बात सुना है? तो इसमें उसका छोटा सा फर्क है, ठीक है। तो इसलिए इसको सीक्वेंस कहते हैं, इसको सीरीज कहते हैं, ठीक है। ठीक है, उन सीक्वेंस के नंबर्स को हम ऐड करना चाह रहे हैं। ये बात सुना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बड़ी कमाल बात बताता हूँ, ठीक है। और वो कमाल बात ये है, ये बात समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं इसकी आपको रिपरकशन बताता हूँ। अब वो रिपरकशन कुछ इस तरह की है। बात है, आप यहां से यहां ऐड करें या यहां से यहां ऐड करें, एक ही बात है, तो फर्क तो नहीं है ना, ठीक है। सो यू स्टार्ट विद 1 एंड यू कीप एडिंग अप टू n, या n से स्टार्ट करें और 1 तक जाए, दोनों का समेशन एक जैसा होगा। डू यू एग्री विद दिस? बिकॉज एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में होल्ड करती है, ऐसे क्या? I will going to prove that the summation is less than or equal to 2n. ये आपको डिस्क्रीट मैथ में हमने डंडा डंडे से सुनाकर, आपको जूते से सुनाकर जबरदस्ती आपके दिमागों में डाला, ठीक है। और इस दफा मुझे नजर आया कि इसे ये तुम लोगों को भूल गया है, तो मैं फिर दोबारा ये करूंगा। अच्छा जी, ये समेशन जो है वो किसके बराबर होती है? लेस देन 2n। एंड इफ यू रिमेंबर, हमने इसका बड़ा खूबसूरत प्रूफ किया था कि लेट्स से यू मेक ए बॉक्स and you make another box. Yes. Okay? So let me say this n is actually this. So this is n. बुरहान, ये कितना होगा? ये भी n है. Okay? ये n मैंने ऐड कर दिया, तो यहां से मैं ऐसे काट दिया। इसका मतलब मैंने ये तो रीजन ऐड कर दिया. Okay? What I was going to do is जो मैं वहां से काटता जाऊंगा, यहां पे मैं शेड कर दूंगा. ठीक है? So the next quantity is n by 2, but here it is n. So what I was going to do is I'm going to shade half quantity. ये बात समझ आ गई? ठीक है? उस और ये कट गया, कितना बाकी बच गया? जितना n by 2 ही बाकी बच गया। अच्छा, ये क्वांटिटी क्या है? n by 2 का हाफ है। n by 2 का हाफ। Actually, I can write this thing as n by 2 का हाफ।
ये बात समझ में? दिस क्वांटिटी इज n by 2, तो इसका हाफ का मतलब है एक्चुअली इसका हाफ शेयर होगा और ये बच जाएगा। ये कितना बाकी बच जाएगा? n by 4 बाकी बच जाएगा। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्वांटिटी? नेक्स्ट क्वांटिटी इज n by 4 का हाफ, जो कि एक्चुअली इसका हाफ शेड होगा। यू कीप ऑन डूइंग द शेडिंग, you will still left with something. Okay? ये बात सुना? So this quantity is less than 2. ये बात सुना? So this quantity is less than 2. Everybody agree? Everybody believe in this. This is not a formal proof. This is very informal proof. Okay? Look. ये 1 होगा, but it's not always 1. क्योंकि actually अगर मैं इससे भी आगे चला जाऊं, यानी 1 फिर 1 by 2 कर दूं, फिर 1 by 4 कर दूं, और इस तरह करता करता इन्फिनिटेसिमली छोटा कर दूं, so this will limit when n this k approaches to infinity पे ले जाऊं, तो ये actually exactly 2n हो जाएगा। Yes. Okay? Exactly 2n। अदरवाइज छोटा ही देगा। Sorry? अदरवाइज छोटा ही देगा। Otherwise छोटा। Approximate limit when the limit tends to infinity it will be equal। Equal, yes. ठीक है? क्योंकि उनका डिफरेंस इज I can understand तुम्हारी जो तकलीफ है, लेकिन मैसी है जी, रियलिटी मैसी होता है, ठीक है? वरना तीर कमान से निकला हुआ कभी भी छू नहीं सकता था जिस आप एम को एम करने के लिए जा रहे हैं। यकीन नहीं है तो मैं बताता हूँ। हाँ? वो भी जरूर बताइएगा some infinities are greater than other infinities। वो बात की बात, ठीक? वो करेंगे, लेकिन अभी वो एक अलग टॉक कर लेंगे, लेकिन इसका एब्रो से ताल्लुक नहीं है, ठीक? ओके जी, प्लीज लिसन। So do you agree that this summation is actually less than 2n? अच्छा, एक बात और सुनो। आपका नाम क्या है? जी, राबिया। हाँ जी, राबिया। This is n. This is n by 3. This is n by 3 का square. Or it goes up to 1. Can you tell me what is this summation is less than or equal? Huh? 3n. Okay, ji. She says 3n. And the answer is wrong. This is less than or equal to 2n. Let me tell you why. How? Imagine this. Even this quantity is less than 2n. Why? इसे ऐसे देखते हैं। यहां पर मैं इसको शेयर करता हूं। ये देखिए, दिस क्वांटिटी इज n, ठीक है ना? तो ये तो ये शेड हो जाएगा। ओके? उसके बाद अगली क्वांटिटी क्या है? n by 3। n by 3 ज्यादा बड़ा होता है या n by 2? राबिया, n by 2 ज्यादा बड़ा होता है, n by 3 छोटा होता है, बिकॉज 1/3 portion of the cake या half portion of the cake, you will always choose half portion of the cake, ठीक है ना? अनलेस कि आप हुज़ैफा हो, ठीक है, जो डाइटिंग पे है, बहुत अच्छे से डाइटिंग। अच्छा जी, सो n by 3 का पिछली दफा तो वो n by 2 था, अब वो n by 3 का मतलब है वो उससे भी कम शेड होगा, तो ज्यादा रीजन बाकी बच जाएगा। और अगली दफा वो n by 9 पे चला जाता है, वो उससे भी छोटा होता है। ये बात समझे? So that is why this will never be filled and this quantity will be less than or equal to 2. सर ये उस पहले वाले से भी ज्यादा छोटी होगी। हाँ जी, ज्यादा स्पेस बाकी बचती है, ज्यादा स्पेस बाकी बचती है। ओके? ये तो लेस देन इक्वल टू इक्वल टू मैं क्यों लगा रहा हूँ यार, थोड़ा सा मान भी लिया करो। सर लिमिट है ना, ठीक है, मैं लेस देन इक्वल टू क्यों लगा रहा हूँ? जस्ट आई एम जस्ट सेइंग कि अप्रोक्सीमेटली n और 2n के दरमियान में चीज है, बस ठीक है। बिकॉज एल्गोरिथम की नोटेशन में ना हम एग्जैक्टनेस के ऊपर बात नहीं करते, बिकॉज हम ना रफ एनालिसिस की बात करते हैं, और उसकी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि हमने बिग ओवर नोटेशन में बात करते हैं ना, तो हमारे कांस्टेंट्स इतने मैटर नहीं करते, ठीक है? और उसकी बड़ी खूबसूरत टॉक है, अगर यू आर इंटरेस्टेड आई कैन शेयर इट विद यू। विद काशिफ, मेरा दोस्त है, उसने मेरे से कोर्स में टॉक दी थी, वो पूरी इस बात के ऊपर, व्हाई वी मस्ट इग्नोर कांस्टेंट्स, ठीक है? अगर ये इवन और अच्छा, ये पहले बात सुन लें। everybody is with me, okay? Everybody is with me because that's where I will going to show a real thing. जी, सवाल आपका? Okay.
Okay. All right. So far so good. Everybody understand? Yes, sir. Everybody understand? Yes. All right. So let me do a beautiful problem, and you will see its incremental improvement. And you will also see. अभी तक हमने जितना भी मैथमेटिकल रिव्यू किया सारा का सारा इंपॉर्टेंट था, ठीक है? और किसी को कोई बात समझ में नहीं है तो प्लीज मुझसे पूछ सकता है, ठीक है? एवरीबडी शुड नो व्हाट इज log n या log बेस सम फ्रैक्शन n का क्या मतलब होता है. एवरीबडी नो दिस. और अगर मैं ज्योमेट्रिक समेशन करूं, ठीक है, तो वो भी हमेशा पहली रकम जो पहली नंबर होता है उसके ट्वाइस से कम होता है ना? बाय द वे इसकी एक और इंटरप्रिटेशन है. मुझे क्या मैं 1 से शुरू हूं और मैं n तक गया हूं, है ना? सो एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 से लेकर यहां तक जितना भी सम हुआ है वो तो है वो एक्चुअली अगली आने वाली क्वांटिटी से इक्वल है और लेस देन से कम होता है, ठीक है, या उसके बराबर होता है. एक्चुअली अगर मैं कह दूं कि कोई ज्योमेट्रिकली कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो याद रखना कि आगे अगली आने वाली जो रकम है ना वो पिछली सारी वैल्यूज के समेशन से बड़ी होगी या उसके इक्वल, है ना? मैं आपको एक बात बताता हूं. इंटरनेट के अराइवल के बाद जो इंफॉर्मेशन में इंक्रीज हुआ है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज हुआ है. और मैं आपको एक बात बताता हूं, एंड आई एम अबाउट टू टेल यू समथिंग व्हिच इज एग्जैक्टली दिस, कि इंटरनेट के आने के बाद हर एक साल में आज आपकी दफा जितने एक साल में इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, ये मैंने 2008 में कोट पढ़ा था, और था कि 2005 से लेकर 2008 तक जितनी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है वो इंफॉर्मेशन पूरी ह्यूमैनिटी की टोटल इंफॉर्मेशन, जितनी किताबें लिखी गई, जितने लोग डिस्ट्रॉय हो गए, जो लिखा हुआ काम डिस्ट्रॉय, उन सारी इंफॉर्मेशंस को भी इकट्ठा किया जाए तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी उन 3 साल के अरसे में क्रिएट हुई इंफॉर्मेशन से कम बनती है. दैट्स व्हाट ज्योमेट्रिक इंक्रीज मीन. ओके, आप ये ना मैं एक लेक्चर करूंगा ना खूबसूरत से लेकर, उसमें वो बताता है कि वो पर सेकंड कितना डेटा जनरेट हो रहा है, वो किस तरह ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है? वो आप यू कैन एक्चुअली सी के हाउ दिस रैपिड ज्योमेट्रिक इंक्रीज इज हैपनिंग. ओके, खैर जी, एवरीबॉडी इज विद मी, ठीक है? सो इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए और इसका मतलब भी पता होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड इन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज. ये दोनों सेम चीजें हैं, याद रखिए. दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इंक्रीज. दिस इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन, यहां से कहते हैं कि डिके, ठीक है? कोई चीज कितनी छोटी होती जा रही है. दिस इज डिफॉरेस्टेशन. दिस इज पॉपुलेशन इंक्रीज. ठीक है, हमारी मां को पॉपुलेशन बढ़ाओ. अच्छा जी, एवरीबॉडी इज विद मी, ठीक है? नाउ all right, here is the problem. The problem is हमने ये कोड करना है कि हमारे पास एक अरे है, लेट्स से कि वो n-1 साइज की है और n ऊपर एक डिक्लेयर हुआ, ठीक है, इंटीजर n, ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वगैरह वगैरह, ये आप खुद कर रहे हैं, ठीक है? लेट्स से n है, n साइज की आपकी n-1 साइज की आपकी अरे है, ठीक है? आपने क्या किया, आपने जी रीड डेटा किया और इसमें a पास किया, n-1 पास, ठीक है? ये आपकी फाइल है. इस फाइल में n-1 वैल्यूज पड़ी हुई. कितनी वैल्यूज पड़ी हुई? आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को यहां पे रीड करना है, ठीक है? किस में रीड करना है? इस अरे में, ठीक है? एवरीबॉडी इज विद मी, कोशिश करिए, ठीक है? अच्छा, यहां से फॉर एग्जांपल n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 है, ठीक है? लेट्स से n की वैल्यू 100 तो कितने की आपने अरे बनाई होगी? 99 की बनाई होगी, ठीक है ना? यहां पर फाइल में 99 वैल्यूज पड़ी है. कितनी वैल्यूज पड़ी है? अब आपने 99 वैल्यूज यहां पर रीड की. फॉर एग्जांपल यहां पड़ी है 98,
97, 100, 60, 67 एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक बात सुन, कुछ रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये जो डेटा पड़ा हुआ है ना, इसी जो वैल्यूज है ना, ये बिटवीन रेंज 1 to n है। यानी कि जो वैल्यू हो सकती है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, और कहां तक हो सकती है n, यानी 100 तक वैल्यूज हो सकती है। ये सब कुछ समझ में आ रही बात? अच्छा, ये कितनी वैल्यूज है जो इसने रीड करनी है? 99, ठीक है। और कहां से लेकर कहां तक है वो? 1 से लेकर 100 तक है, ठीक है। कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है? 100, है ना। और कितनी उसने रीड की है? 99, है ना। अब मेरी बात सुनो, यानी हर वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 100 तक हो सकती है, और हर वैल्यू फाइल में जो पड़ी है वो डिस्टिंक्ट है। क्या है? So all are distinct values. Distinct values. Everybody is with me? Okay? Now, अगर हर वैल्यू डिस्टिंक्ट थी जो उसने रीड की और वो 1 से लेकर n तक रेंज में थी, है ना? तो एक काम होगा, रबिया, क्या काम होगा? दोस्त बोलो। एक वैल्यू मिसिंग। क्यों? क्योंकि आपने 99 वैल्यूज रीड किए हैं और वो रेंज 1 से लेकर n तक में लाई करती है ना। तो उसका मतलब है एक वैल्यू मिसिंग, एक वैल्यू, और वो मिसिंग वैल्यू निकालनी है, वो मिसिंग वैल्यू निकालनी है। ये प्रॉब्लम है। एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। किसी को इस प्रॉब्लम में को उसकी समझ नहीं आई तो बताए। सर ये मिसिंग क्यों होगी? बेटा आपने 99 वैल्यूज रीड किए और टोटल रेंज आपकी 1 से लेकर 100 तक है, तो कितनी वैल्यूज नहीं होंगी जो आपने रीड नहीं की होगी? एक वैल्यू मिसिंग होगी। n हमारे पास 100 है, n हमारा 100 है, तो सर हमारे पास अरे तो 99 की है। 99 की है, तो आपने 99 वैल्यूज रीड की, तो एक वैल्यू मिसिंग होगी। अब हमें नहीं पता वो 1 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 100 मिसिंग है, 97 मिसिंग है, 47 मिसिंग है, क्या मिसिंग है? हमने वो निकाला। या प्लीज प्लीज प्लीज, कंफ्यूजन है? आपने बेटा आपने n की एक वैल्यू मिली हुई है, उस n आपने n-1 वैल्यू रीड की, ठीक है, और वो डेटा रैंडमली पड़ा हुआ है, ठीक है, और उनमें से कोई भी एक नंबर मिसिंग है। लेकिन सर हमको 0 तो 99 दे रहे हैं ना, अगर 0 99 बनता ना तो 100 ही लीजिए होगा। नहीं प्लीज बात सुन लीजिए। एक अगर तुम इस अरे के इंडेक्सेस की बात करो तो वो 0 से लेकर 98 तक है। 99 और भाई 99 की मैंने अरे बनाई है सर, हमने कहा n 100 यार, n 100 है तो n-1 कितना हुआ? 99, तो 99 की मैंने अरे बनाई, तो इंडेक्स कहां से होगा? 0 से लेकर 98 तक। अब तो नहीं बात, हाँ क्या कंफ्यूजन क्या है? मुझे समझ नहीं आया यार। मुझे गुस्सा उस पर नहीं है, गुस्सा आप लोगों पे। आप उसके ऊपर हंस रहे हैं, उस पर नहीं हंसना चाहिए आप, क्योंकि आप बदतमीजी कर रहे हैं। वो तो बेचारा सवाल कर रहा है। आई एम सॉरी, मैं तुम पे गुस्से नहीं हूं, मैं इन पे गुस्सा हूं, ठीक है जी। बेटा बताओ क्या कंफ्यूजन है? ओके हो गया, समझ में लगी? चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, इसका मतलब एक वैल्यू मिसिंग है, वो वैल्यू मिसिंग निकालें, ठीक है। एक्चुअली व्हाट आई एम आस्किंग इज राइट दिस फंक्शन मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू, इसको a पास होता है और n-1 पास होता है, विच इज द अरे साइज, ठीक है। और इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि इस एक वैल्यू को ढूंढना कि कौन सी वैल्यू है जो मिसिंग है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। You have 2 minutes. Stay silent. Think about it. इसका solution क्या होना चाहिए? Write on paper. Start please. Write this function. By the way, इसने एक वैल्यू रिटर्न करनी है। मैं एक इंटीजर v में वो वैल्यू ले लेता हूँ और ये c आउट कर दूंगा v, ठीक है। मैसेज जो मिसिंग वैल्यू इज दिस, ठीक है। ये कोड करें प्लीज जल्दी से। सबसे पहले कोड, जल्दी से कोड, ये पेपर पे कोड करना है जल्दी से। Stop.